के एमकैट सेशन में एक बार फिर से खुशामदीद। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स उसकी बात शुरू की थी और हमने उसमें 2 लेक्चर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हिस्सा कवर कर लिया था। लास्ट टाइम हमने जो बात की थी आखिरी हिस्से में वो थी स्टोइकियोमेट्री की, और उसके बाद फिर बात होनी है यूनिट्स की, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन लाइक मोलैरिटी है या मोल फ्रैक्शन है या परसेंटेजेस हैं, तो उनकी भी बात हमने करनी है। फिलहाल हमने अभी जो काम किया है वो ये कि लास्ट टाइम हमने कुछ सवाल आपको बताए भी थे, यहाँ पर हमने डिस्कस भी किए, वो रिलेटेड थे विद द कैलकुलेशन ऑफ मोल्स या मोलर मैस या नंबर ऑफ पार्टिकल्स वगैरह। और ये भी हमने कहा था कि हम स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड भी कुछ सवाल डेफिनेटली करेंगे। तो अब हम ये कर रहे हैं कि हमने आज आपके सामने कुछ सवाल लिख लिए हैं। ये सवाल 2 हिस्सों में डिवाइडेड हैं। पहले वो सवाल हैं जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, मोलर मैस या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डील करते हैं, और दूसरे वो सवाल हैं जो स्टोइकियोमेट्री को डील करेंगे। तो हमने दोनों तरह के सवाल यहाँ पर लिख लिए हैं और कोशिश की है कि डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ क्वेश्चन जो हमें पेपर में मिलते हैं उनको हल करने में हमें मदद मिल सके। जो फार्मूलाज यहाँ पर इस्तेमाल होने हैं वो मैंने दरमियान में लिख दिए हैं। इन फार्मूलाज को हमने लास्ट टाइम भी देखा था, लेकिन ये सिर्फ रिफ्रेशर शॉट के तौर पर। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हों तो वो मैस ओवर मोलर मैस के बराबर होगा, या फिर वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम से भी मोल्स निकल सकते हैं, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर से भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। एक और चीज वो ये है कि कई दफा, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, कि आपको एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड या और कोई चीज निकालने को कही जा सकती है जो कि इन ऊपर वाले फार्मूलाज में कवर नहीं हो रही। अगर ऐसी कोई चीज है तो उस चीज को आप ए कह देंगे। मिसाल के तौर पे हमें कहा जाता है कि आप सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करें वाटर के अंदर, तो फिर हम सिग्मा बॉन्ड को ए कह देंगे। अब हमारा जो फार्मूला लगेगा वो होगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज इक्वल टू मैस जो गिवन होगा ओवर मोलर मैस जो कि वाटर का 18 होता है, एवोगैड्रोस नंबर यानी कि 6.02 10⁻23, और सिग्मा बॉन्ड्स इन 1 पार्टिकल आपको पता होनी चाहिए। वाटर में सिग्मा बॉन्ड्स 2 होते हैं तो ए की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी, तो आपको टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पता लग जाएंगे। अगर आपको पूछा जाए कि लोन पेयर कितने हैं ऑक्सीजन के पास, तो 2 लोन पेयर होते हैं, आप कहेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर्स आ गए, और नंबर ऑफ लोन पेयर्स बराबर है मैस ओवर मोलर मैस इनटू Na, और यहाँ पर लोन पेयर की वैल्यू 2 होती है। इसी तरीके से और भी बातें होंगी। तो ये जो फार्मूलाज लिखे हुए हैं, इन फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए हमारे सवाल हल होंगे। अब होता यह है कि एग्जामिनर कई दफा आसान सवाल अगर पूछे तो वो हो सकता है डायरेक्टली किसी फार्मूला को इंप्लीमेंट करके सवाल पूछ ले, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वो एक ऐसा सवाल बनाए जिसमें आपको इन फार्मूलाज का मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल करना पड़े। तो इस बात को समझने के लिए जो अभी मैंने कही, हम एमसीक्यू देखते हैं जी। पहला एमसीक्यू हमने यहाँ लिखा है, एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 1, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। बहुत ज़रूरी है कि आप ना अच्छे तरीके से देख लें सवाल को पढ़ते हुए कि आपको सवाल किस चीज़ के बारे में पूछा गया है। ऑक्सीजन O एटम होता है और O2 मॉलिक्यूल होता है। फिलहाल हमें यहाँ पे क्लियर कट मेंशन नजर आ रहा है कि 2 मोल्स ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस कोरेस्पॉन्ड्स टू, यानी कि 2 मोल ऑक्सीजन इनमें से किस से मुताबिकत रखती है, यानी कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सी चीज 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के बराबर है। अब हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम चारों ऑप्शंस में से जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट हमें लगेगा उसे टिक कर लेंगे। एक आसान तरीन बात जो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ वो ये है कि मैं 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन O2 के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ऐसे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जिनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखे जा सकते हैं। तो फिर अगर मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लिए तो मेरा काम आसान हो जाएगा।
नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए फार्मूला मेरे पास क्या है वो देख लेते हैं जी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का फार्मूला मेरे पास ये है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। यहां से मैं फार्मूला बनाऊं तो फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल सही हो गया जी। अब हम यहाँ पर n की वैल्यू 2 लिखी गई है और एवोगैड्रो नंबर Na होता है, तो यहाँ पर 2Na मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं ऑक्सीजन के, O2 के। सही जी, 2Na। 2Na को आपने इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी वैल्यू भी याद कर लेनी है, वो होती है 12.04 10⁻23। सही जी, तो 12.04 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स तो डेफिनेटली हैं यहाँ पर। ये तो है, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। चलें अब ऑप्शंस में देखते हैं क्या ये ऑप्शन हमें दिया गया है। देखें जी, चार्ली ऑप्शन हमें नजर आ रहा है 12.04 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और हमारी कैलकुलेशन जब भी हमने की थी उसके हिसाब से भी यही सही जवाब आ रहा था, तो यहाँ पर सही जवाब हो गया चार्ली ऑप्शन। लेकिन ये जानना कि सही जवाब क्या है ये आपको पेपर वाले दिन ज़्यादा फायदा देगा। अभी के लिए हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि जो जवाब सही नहीं है वो क्यों सही नहीं है। डेल्टा ऑप्शन को देखें, 64 AMU ऑफ ऑक्सीजन। हमने सीखा है कि AMU जो है ना वो तो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास का यूनिट है, मोलर मास का यूनिट ग्राम होता है। तो ऑक्सीजन के 1 मोल का मास 32 ग्राम, 2 मोल्स का मास 64 ग्राम। यहाँ पर 64 AMU लिखा है, इसलिए हमने कहा कि ये सही ऑप्शन नहीं हो सकता, काट देते हैं। आगे चलते हैं बीटा ऑप्शन की तरफ। 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। हमने सीखा क्या था कि भाई 1 मोल होगा ना किसी गैस का तो उसमें होंगे 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ तो 2 मोल हैं तो 2 मोल का वॉल्यूम डबल हो जाएगा 44.8, और वो क्योंकि नहीं दिया गया तो ये ऑप्शन भी हमने काट दिया। अल्फा ऑप्शन देखते हैं, 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए भी मेरे पास फार्मूला मौजूद है, और वो फार्मूला क्या है ये देखें, लिखा हुआ है नंबर ऑफ ए का मतलब क्या है, ऑक्सीजन एटम्स। तो ऑक्सीजन एटम्स अगर आपने निकालने हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन तो क्या फार्मूला लगेगा, मैस ओवर मोलर मैस, इसे कहते हैं मोल। ये आ गया 2, Na यही रहेगा, और ऑक्सीजन इन 1 पार्टिकल कितने हैं वो हमें पता है कि एक O2 में 2 ऑक्सीजन होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने आ गए जी, 4 Na आ गए। यहाँ पे तो लिखा हुआ है 6.02 10⁻23, तो ये सही नहीं है। क्लियर हो गई जी बात। तो ये था पहला क्वेश्चन, और हमने 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आपको एनालाइज करके दिखाया कि किस तरह वो एक से ज़्यादा ऑप्शंस में आपको मुख्तलिफ फार्मूलाज साइमल्टेनियसली इस्तेमाल करने को दे सकता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 16 ग्राम ऑफ ए गैस ऑक्यूपाई 24 डेसीमीटर क्यूब एट RTP, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। किसी गैस के 16 ग्राम, उनका वॉल्यूम है 24 डेसीमीटर क्यूब। तो द गैस इज, ये कौन सी गैस होगी। तो हमने ये करना है कि सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने चाहिए। क्या हमारे पास फॉर्मूला है, जी हाँ है, ये रहा N इज इक्वल टू V ओवर VM। V गिवन वॉल्यूम है, VM मोलर वॉल्यूम है। हम जानते हैं कि गिवन वॉल्यूम हमें दिया गया है 24, मोलर वॉल्यूम RTP पर होता है 24, तो यहां से जवाब आ गया 1, यानी कि इस गैस का 1 मोल गिवन है। 1 मोल मिल गया हमें। अब हमें चाहिए है 1 मोल का मैस। 1 मोल का मैस हमें पता लग जाएगा तो हम गैस को पहचान लेंगे। 1 मोल
का मैस कैसे निकलेगा, मोल्स और आगे मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस करेंगे, मैस आ जाएगा। सही हो गई जी बात। हम क्या कर रहे हैं, देखें जनाब, हमें ये पता लग गया है अभी तक की इंफॉर्मेशन से कि जो वॉल्यूम दिया गया है वो वॉल्यूम 1 मोल के बराबर है। तो वॉल्यूम का मैस कितना दिया गया है, 16 ग्राम, यानी कि 1 मोल गैस का मैस कितना है, 16 ग्राम है। सही हो गई जी बात। तो अब हम यहाँ पे चार्ली ऑप्शन देखें, मीथेन, तो उसका मैस 16 ग्राम होता है। क्लियर हो गई जी बात। देख लें जरा एक बारी फिर से कि यहाँ पर हुआ क्या कि मैंने 1 मोल निकाल लिया। 1 मोल निकालने के बाद अब मैंने कहा कि जनाब n जो है वो बराबर होता है स्मॉल m ओवर कैपिटल M, और कैपिटल M की वैल्यू निकालूंगा तो m ओवर n हो जाएगी, यानी कि गिवन मैस वो 16 ग्राम है ओवर नंबर ऑफ मोल्स वो 1 है। तो 16 ओवर 1 जब मैंने किया तो मोलर मैस कितना आ गया, मोलर मैस आ गया 16, यानी कि उस गैस का मोलर मैस भी 16 है। तो इस तरह मुझे अंदाजा हो गया कि वो गैस मीथेन है। अब यहां से हमने एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन हासिल की, वो क्या है कि ये फार्मूलाज एक ही वक्त में ज्यादा सारे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मुझे V ओवर VM भी इस्तेमाल करना पड़ा और M ओवर कैपिटल M भी इस्तेमाल करना पड़ा, तो उससे मुझे पता लग गया कि यहाँ पर मीथेन सही जवाब है। थर्ड क्वेश्चन देखें, 1 AMU इंटू NA ये किसके बराबर होता है। ये सवाल जो है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए है, इसके आने के इम्कान तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन एक अच्छा कॉन्सेप्ट हमें यहाँ देखने को मिलता है। 1 AMU इंटू एवोगैड्रोस नंबर किसके बराबर होता है, हल कर लेते हैं। 1 AMU की वैल्यू लगाएंगे, 1 AMU की वैल्यू है 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ऐसा ही है जी। मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर करें तो 6.02 10⁻23 आ जाएगा, ये भी सही हो गया। आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कोई यूनिट नहीं होता जब तक कि मेंशन ना हो, और 1 AMU का यूनिट है ग्राम, सही है जी, 1.661 10⁻⁻24 ग्राम। आप इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, जवाब 1 आएगा, यानी कि 1.661 10⁻⁻24 को 6.02 10⁻23 से मल्टीप्लाई किया, जवाब ने 1 आना है। और यूनिट क्या हो गया, ग्राम, तो यहाँ पे सही जवाब है चार्ली 1 ग्राम। वो सारे सवाल जो हमें ऐसे माइंड में आते थे कि हमने एवोगैड्रोस नंबर कैलकुलेट कैसे किया, कैसे पता लग गया हमें कि 12 AMU अगर 1 मोल कार्बन के लिए होगा तो 12 ग्राम होगा, या फिर किसी गैस का या किसी एटम का जितना एटॉमिक मैस होता है अगर यूनिट AMU की जगह ग्राम कर दिया जाए तो उतना ही मोलर मैस भी होता है। इसकी क्या वजह है, इन सारे सवालों का जवाब है ये फॉर्मूला। असल में AMU को NA से ज़रब दी जाए तो वो ग्राम बन जाता है। इसी वजह से मोल्स के जो यूनिट हैं वो ग्राम में होते हैं, और जो एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, फार्मूला मैस, आयोनिक मैस वगैरह हैं उनके यूनिट AMU होते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमने समझने के लिए कर लिया। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये जो टोटल वर्ड है ना, ये कई दफा हमारी मदद कर सकता है। कई दफा टोटल नंबर ऑफ एटम, अगर टोटल वर्ड आ गया आपके क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या कुछ भी टोटल नंबर आ गया, तो फिर वो खुद से आपको बता रहा है, एग्जामिनर कोशिश कर रहा है आपको बताने की कि आपने वो लास्ट वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। लास्ट वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। चलें लास्ट फार्मूला मैं दोबारा लिख लेता हूं, फिर उसे इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए जी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स इन 1 पार्टिकल। वो काउंट कर लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 3 हो गए, 4 ऑक्सीजन है, 7 हो गए।
7 हो गए जी, तो ये 7 लगा दिया हमने यहाँ। हल कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1/10 और 7/10 आप इसे हल करेंगे तो ये 0.7 Na बन रहा है। अब या तो 0.7 Na जवाब में होगा या फिर हमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। जवाब नोट करते हैं जी। ऑप्शंस हैं 0.1 Na, ये तो नहीं है, Na ये भी नहीं आ रहा, डेल्टा ऑप्शन 7 Na तो ये तो नहीं है, हमारा जवाब तो आ रहा है 0.7 Na, यानी कि अल्फा बीटा और डेल्टा तो नहीं है, तो यकीनी बात है कि जवाब चार्ली ही होगा, लेकिन हमें इसे निकालना पड़ेगा। तो हम कंफर्म करने के लिए अपने जवाब को हम 0.7 Na को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप 0.7 को मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रोस नंबर से तो जवाब आता है 4.2 10⁻23 और ये वही जवाब है जो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर हो गई जी बात। तो टोटल से हमने सीखा, यहाँ पे बताने सवाल के पूछने की सेंस क्या थी कि हमें ये जो टोटल वर्ड है इसको समझना आ जाए। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास। 5th क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ विच ऑफ दीज कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। 4 चीजें आपको दी गई हैं, HF, H2O, अमोनिया, वाटर और मीथेन है, सॉरी। इनके 1 मोल, अगर सबके 1 मोल आपके पास हो तो आपने बताना है कि किसके पास कोवलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा होंगे। कौन सा फार्मूला हमें यहां लगाना चाहिए? अब क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स पूछे गए हैं तो कोवलेंट बॉन्ड्स निकालने के लिए तो चौथा फार्मूला लगता है। चौथा फार्मूला है क्या? चौथा फार्मूला है मैस ओवर मोलर मैस इंटू Na इंटू कोवलेंट बॉन्ड्स इन 1 पार्टिकल। ऐसे ही है जी। तो मैस ओवर मोलर मैस को मैंने क्या लिख लिया? नंबर ऑफ मोल्स लिख लिया। तो फॉर्मूला बन गया N इंटू Na इंटू कोवलेंट बॉन्ड्स इन 1 पार्टिकल। अब N तो सब जगह सेम है, Na भी सेम है। N क्यों सेम है जी? क्योंकि 1 मोल दिया हुआ है सबका। अब जिसके कोवलेंट बॉन्ड्स एक मॉलिक्यूल में ज्यादा होंगे उसके टोटल बॉन्ड्स भी ज्यादा होंगे। चलें देखते हैं फिर कि यहां पर किसके पास सबसे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड हैं। HF के अंदर 1 कोवलेंट बॉन्ड होता है। H2O 2 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। अमोनिया 3 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। मीथेन 4 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो क्या सीखा हमने? हमने सीखा कि अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम हो जाएं तो फिर आपको अगर कोवलेंट बॉन्ड मालूम करने हैं किसके पास ज्यादा हैं तो फिर आपने कंपेयर कर लेना है एक एक मॉलिक्यूल को। A इन 1 पार्टिकल आप कंपेयर करेंगे तो जिसके पास ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे एक पार्टिकल में उसके पास ही ओवरऑल कोवलेंट बॉन्ड भी ज्यादा होंगे। क्लियर हो गई जी बात। तो ये सवाल रिलेटिवली आसान हमने यहाँ पे पूछा ताकि आपको एक क्विक वे भी बताया जाए सवाल को हल करने के लिए, क्योंकि हर सवाल पर हम ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा सकते। तो थोड़ा सा टिप्स और ट्रिक्स अगर हमारे पास हों तो हम वक्त बचाकर काफ़ी दूसरे सवालों पर लगा सकते हैं जो कि रिलेटिवली हमें थोड़े मुश्किल आ जाएंगे। तो ये उम्मीद है आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि अगर आपको कोई भी स्पीशी निकालनी हो तो आप उसे कैसे निकालते हैं। अब आ जाते हैं स्टोइकियोमेट्री के हवाले से सवालों पर। स्टोइकियोमेट्री के जो सवाल हैं इनको करने के लिए हमने इस्तेमाल करना है कंपैरिजन मेथड। तो मेथड ऑफ कंपैरिजन, इसे यूनिटी मेथड भी कहते हैं या इकाई का तरीका भी कहते हैं बेसिक अलजेब्रा में। तो बेसिक अलजेब्रा का वो तरीका कैसे काम करता है मैं एक मिसाल से आपको समझा दूंगा। वैसे तो यहाँ पर मैं सारी एक एक करके हल करने वाला हूँ, लेकिन आप जब पहली एग्जाम्पल एक बारी क्लियर कट समझ लें, अच्छे तरीके से समझ लें, तो बाकी एग्जाम्पल्स में आपने उसी थ्योरी को इम्प्लीमेंट करके देखना है कि आया वो जवाब सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम फिलहाल जो सवाल हल कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6। इस सवाल में आपको एक इक्वेशन दी गई है। मोस्ट प्रोबेबली इक्वेशन स्टोइकियोमेट्री के अंदर आपको दी ही जाती है।
और वो बैलेंस्ड इक्वेशन होती है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने सीखा कि स्टोइकियोमेट्री बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हवाले से काम करती है। इट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस सवाल को फिलहाल पढ़ते हैं, और अगर आपको इक्वेशन ना दी गई हुई तो इक्वेशन बनाना भी आपकी जिम्मेदारी रहेगी। सवाल है जी, कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोजेस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन बैलेंस्ड है जी। टू प्रिपेयर 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाईलाइट कर लेते हैं, 2 मोल हमें पूछे गए हैं। 2 moles of carbon dioxide, grams of calcium carbonate required are। अगर आपको 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए आप कितना कैल्शियम कार्बोनेट इस्तेमाल करेंगे। आप रिलेशनशिप बनाएंगे, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री तो काम ही रिलेशनशिप्स पर करती है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिलेशनशिप बनाते हुए आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इस बात का कि आपको 2 ही चीजें ना सवाल में दी गई होंगी। एक वो है जो कि गिवन डाटा है, और एक वो है जो रिक्वायर्ड है। गिवन डाटा और रिक्वायर्ड अगर आप सही पहचान गए तो इंशाल्लाह मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप जवाब गलत नहीं कर सकते। फिलहाल यहां पर हम गिवन डाटा और रिक्वायर्ड ढूंढते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट से बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। टू प्रिपेयर 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो 2 मोल्स है ना, ये गिवन डाटा है। कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल बनाने हैं आपने, सही जी। तो गिवन डाटा क्या हो गया, CO2। ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड है, हमें कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए है, ये हमें पूछा गया है। तो अब आपने करना ये है कि आपको जो गिवन है ना जी, उसे आपने लेफ्ट साइड पर लिख लेना है, और जो रिक्वायर्ड है उसे राइट साइड पर लिख लेना है, सही जी। गिवन को लेफ्ट साइड पर लिखें और रिक्वायर्ड को राइट साइड पर लिखें। अब आ जाता है टेक्निकल पॉइंट। अब आपने पहला कंपैरिजन जो बनाना है वो बनाना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मोल्स के दरमियान। दोबारा से बता देता हूं, पहला कंपैरिजन क्या बनेगा, वो बनेगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मोल्स के दरमियान। देखें जरा, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर 1 मोल बनाना हो तो कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल लगते हैं जी, 1 मोल लगता है, सही जी। अब ये जो 1 मोल है, हमें 1 मोल चाहिए क्या, नहीं जी, हमें तो 2 मोल चाहिए। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूं तो इक्वेशन का रूल ये होता है कि आपको राइट साइड पर भी मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा, यानी कि 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होंगे तो बनेंगे 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सही हो गया जी। उम्मीद है अभी तक सब कुछ क्लियर चल रहा है। तो 2 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट हमें चाहिए। अब 2 मोल्स, क्या हमें मोल पूछे गए, नहीं जी, हमें तो ग्राम्स पूछे गए हैं। तो क्या मोल्स से ग्राम निकाले जा सकते हैं, जी बिल्कुल निकाले जा सकते हैं। क्या फार्मूला है, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो यहां से जवाब आ गया 200 ग्राम। मैंने टिक कर दिया चार्ली ऑप्शन। आपने देखा कि बहुत ही आसान तरीके से हमने इस टेक्निकल सवाल को हल किया। ये फिर भी रिलेटिवली इजी सवाल है, आगे चलकर थोड़े और मुश्किल सवाल भी हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। मोल्स ऑफ SO2 that contains 16 gram of sulfur. Moles of SO2 that contains 16 gram of sulfur. सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स कितने हैं। अब ये जो कितने हैं ना, इससे क्या पता लगा कि ये रिक्वायर्ड है। दैट कंटेन्स 16 ग्राम ऑफ सल्फर, जिसमें 16 ग्राम सल्फर है। तो सल्फर क्या हो गई जी, गिवन हो गई। मैं बार बार ये कहूंगा कि जनाब अगर आप गिवन और रिक्वायर्ड ढूंढ सकते हैं ना तो आपका जवाब सही हो जाएगा। तो यहां पर गिवन क्या है, सल्फर है। रिक्वायर्ड क्या है, SO2 है। अब इन दोनों के दरमियान रिलेशन देखें जरा। 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड होता है
तो उसके अंदर 1 मोल सल्फर होती है। सही, 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड में 1 मोल सल्फर होती है। तो 1 मोल सल्फर का मैस कितना है? वो होता है 32 ग्राम। 32 ग्राम सल्फर होती है 1 मोल SO2 में। क्लियर हो गई थी बात? मैं 32 को सामने ले जाऊं तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा? 1 ग्राम सल्फर होगी 1 मोल ओवर 32 के अंदर। अब मुझे कितने 16 ग्राम सल्फर चाहिए, मैंने लेफ्ट साइड पर 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर आप इक्वेशन के एक साइड पर कोई फार्मूला लगाएंगे, कोई डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो दूसरी साइड पर भी वही करना पड़ेगा। अब 16 1s are 16, 16 2s are 32, तो ये 1/2 मोल आ गए। 1/2 मोल से यहाँ आंसर निकल आया चार्ली ऑप्शन। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक स्टेप मैं कर रहा हूं, लेकिन आप तक शायद वो उस तरह वाज़े तौर पर नहीं पहुंच रहा। मैंने सल्फर के मोल और सल्फर डाइऑक्साइड के मोल का कंपैरिजन किया, जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सही था। फिर मैंने सल्फर का मैस लिख दिया। अब मैंने सल्फर का मैस लिखा, सल्फर डाइऑक्साइड का मैस नहीं लिखा जी। ऐसा क्यों? मैं दोनों का मैस क्यों नहीं लिख रहा? आप पिछली एग्जाम्पल में देखें तो मैंने दोनों के ही मोल निकाल लिए थे। तो कभी मैं मोल निकालता हूं, कभी किसी को मैस में तब्दील कर लेता हूं। इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह है मेरा सवाल। मुझे सल्फर का मैस गिवन था, तो इसलिए मैंने मोल्स को मैस में तब्दील कर लिया। सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स रिक्वायर्ड थे, तो मैंने उन्हें मोल में ही रहने दिया। अगर सल्फर डाइऑक्साइड का मैस पूछा होता तो मैं उसके मोल्स को भी मैस में तब्दील कर लेता। तो ये हमने थोड़ा समझ कर करना है कि कब हमें मैस में कन्वर्ट करना है। अगर ज़रूरत है तो कन्वर्ट करें, ज़रूरत नहीं है तो कन्वर्ट ना करें। क्लियर हो गई जी बात? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जी। 2 ऑक्टेन के मॉलिक्यूल 25 ऑक्सीजन से मिलकर 16 CO2 और 18 वाटर बना रहे हैं। सवाल पूछ रहा है कि हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ वाटर, अब हाउ मैनी से पता लग गया कि ये रिक्वायर्ड है, आर फॉर्म्ड बाय 1 मोल ऑफ ऑक्टेन। 1 मोल ऑक्टेन से कितने ग्राम पानी बनेगा? बहुत ही आसान सवाल है। गिवन क्या है हमारे पास? C8H18। रिक्वायर्ड क्या है? H2O। सही जी। पहला कंपैरिजन कहां से बनेगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। वो क्या बन रहा है? अगर आपके पास 2 मोल ऑक्टेन हो तो उससे 18 मोल वाटर बनता है। सही है जी बात? 2 मोल होंगे तो उससे 18 मोल बनते हैं। तो अगर मैं इस 2 को सामने ले जाकर डिवाइड कर दूं तो 1 मोल से बनेंगे 18/2, यानी कि 9 मोल वाटर बनेगा। और यही हमें पूछा गया था, तो ये तो 9 मोल हो गए। मुझे तो पूछे गए हैं ग्राम्स, यानी कि मैस पूछा गया है। तो मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा मोलर मैस से, जवाब आ जाएगा चार्ली ऑप्शन 162। आपने देखा कि हार्डली 10 सेकंड्स या 12 सेकंड्स लगते हैं इस तरह के सवाल को हल करने के लिए। 9th क्वेश्चन देखें। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मिलकर 2 वाटर बना रहे हैं। टू प्रिपेयर 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब वाटर का मैस गिवन है तो ये गिवन में आ गया। हाउ मच वॉल्यूम, ये वी लिखा हुआ है, वी का मतलब वॉल्यूम। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड। ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम होगी, तो कितनी का मतलब है रिक्वायर्ड हो गई, और उसका वॉल्यूम चाहिए हमें। तो अब हमने गिवन में क्या लिख दिया जी? वाटर। रिक्वायर्ड में लिख दी ऑक्सीजन। कंपैरिजन बना लिया। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल वाटर बनाने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए होती है। 2 मोल का मैस बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मैस गिवन है। तो 2 मोल्स का मैस कितना होगा? 2 × 18 = 36 ग्राम। 36 ग्राम बनाने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो हमें मोल नहीं चाहिए, हमें तो वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम = 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन 22.4 डेसीमीटर क्यूब आ गया। एक और आसान सवाल हमने यहाँ देखा। सवाल में सबसे बड़ा मसला क्या है कि आपको बताओ गिवन क्या है, रिक्वायर्ड क्या है। बाकी कोई मसला नहीं है जी, बाकी तो ऐसे ही आप चलते फिरते
सहमगोइयां करते कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ये इस हिस्से का आखिरी सवाल है, फिर हमने आगे जाना है और हम हल करेंगे मुख्तलिफ किस्म के मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड बाय 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वॉल्यूम जो है वो गिवन है और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हैं, तो जो गिवन है उसे पहले लिखें, O2 जो रिक्वायर्ड है उसे बाद में लिखें और बैलेंस केमिकल इक्वेशन से एक कंपैरिजन बनाएं। कंपैरिजन ये कहता है कि 1 मोल अगर ऑक्सीजन होगी तो वो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। सही हो गई थी बात। 1 मोल का मतलब है इसका वॉल्यूम निकाल लें, क्योंकि मुझे गिवन वॉल्यूम है, तो ये हो जाएगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन से बनते हैं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। 22 को सामने ले जाकर डिवाइड कर दें, 1 डेसीमीटर क्यूब से बनते हैं 1/22.4 डेसीमीटर क्यूब और मुझे निकालना है 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये गिवन हो गया जी, मैंने लेफ्ट साइड पर 5.6 से मल्टीप्लाई किया। जिस चीज से मैं लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई करूंगा उसी से राइट साइड पर भी मल्टीप्लाई करूंगा। मैथ का कानून ही ये है, मल्टीप्लाइड बाय 5.6। क्लियर हो गई जी बात। ये आ जाएगा 1/4। तो यहां से जवाब आता है 1/4 मोल्स। सही जी। तो मुझे क्या चाहिए, क्या मोल्स चाहिए? नहीं, मुझे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फार्मूला आता है आपको। क्या फार्मूला था? N × Na इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स की तादाद, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद। तो n है 1/4, Na से मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया Na/4। तो ये बन गया जी हमारा चार्ली ऑप्शन, Na/4। क्लियर है जी। उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे और आप इससे मिलते जुलते जितने भी पॉसिबल सवाल कर सकते हैं कोशिश करें कि वो लाजमी तौर पर कर लें। एक और बात यहाँ पर, किसी ने होम असाइनमेंट मुझे कल भेजी थी और उसने कोवलेंट कंपाउंड में CaCO3 लिख देता हूं मैं, CaCO3 और NaOH की मिसाल लिखी थी। ये दोनों मिसालें कोवलेंट में नहीं आएंगी जी, ये दोनों आयोनिक में जा सकते। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो चलें फिर भी आ जाएगी, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो पर्टिकुलरली एक आयोनिक कंपाउंड की मिसाल में आएगा जी। आगे चलते हैं। हमने अब जो हिस्सा स्टोइकियोमेट्री का था वो मुकम्मल कर लिया है। यूनिट 1 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में चैप्टर नंबर 9 यानी कि सॉल्यूशन से भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक शामिल किए गए हैं, उनके हवाले से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक टर्म है कंसंट्रेशन। तो जो टर्म है कंसंट्रेशन, इसका क्या मतलब होता है? कंसंट्रेशन इर्तिकाज को कहते हैं। कंसंट्रेशन हमने वर्ड सुना हुआ है अपनी पढ़ाई के हवाले से भी कि टू कंसंट्रेट, ध्यान देना, उसे भी कंसंट्रेट ही कहते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी होता है, गाढ़ा सॉल्यूशन होता है। तो ये जो वर्ड कंसंट्रेट अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कंसंट्रेशन जो है ना वो 2 तरीके से सॉल्यूशंस में इस्तेमाल होती है। अगर आप ऐसे करें कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट की मिकदार ढूंढ लें, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो इसे कंसंट्रेशन कहेंगे। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि आपने 1 लीटर पानी के अंदर 2 चमचे चीनी डाली है, तो चीनी आपका सॉल्यूट है और वाटर आपका सॉल्वेंट है। तो अब ये आपने कंसंट्रेशन ऑफ शुगर विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ वाटर बताई है। तो ये कंसंट्रेशन का एक यूनिट है, एक तरीका है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। एक दूसरा तरीका भी है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, वो है सॉल्यूट ओवर सॉल्यूशन। आप सॉल्यूट की मिकदार बताएं इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, तो फिर भी कंसंट्रेशन ही होगी। कंसंट्रेशन के मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे कंसंट्रेशन परसेंटेज की टर्म्स में एक्सप्लेन की जा सकती है, या फिर मोलैरिटी है, या फिर मोल फ्रैक्शन है, और भी हमने पढ़े हैं, लेकिन ये 3 हमें ज़्यादा ज़रूरी लग रहे हैं हमारी सिलेबस आउटलाइन के मुताबिक। तो कंसंट्रेशन
के यूनिट्स देखते हैं कौन कौन से हैं, उनके फार्मूलाज देखते हैं कौन कौन से हैं, उनमें से किसके अंदर आपको सॉल्वेंट की मिकदार मालूम होती है ये फाइनल करेंगे, और कौन कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जिन पर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है ये भी हम देखेंगे। ये काम करने के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिनमें इंडिविजुअली ऐसे फार्मूलाज लग रहे हों और आप फाइनलाइज कर सकें कोई इंफॉर्मेशन उनसे, और फिर हम इंटर कन्वर्जन की तरफ आ जाएंगे कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमें यूनिट्स निकालने पड़ जाते हैं। एक यूनिट होता है, परसेंटेज होती है हमारे पास, और हमें मोलैरिटी पूछ लेता है। एक और तरह के सवाल ऐसे भी होंगे जिसमें हमें बताया जाएगा कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बढ़ा दी जाए तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर क्या असर पड़ेगा, वो भी देखेंगे। चलें, फिलहाल हमने पहले यूनिट से बात स्टार्ट की। परसेंटेज का पहला यूनिट है मैस बाय मैस, इसे वेट बाय वेट भी कहते हैं। क्या फार्मूला है इसे निकालने का? इसमें हम मैस ऑफ सॉल्यूट को मैस ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं, जवाब आ जाता है। तो क्या जरूरी है? मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है जी, बहुत जरूरी है, याद रखें कि कब सॉल्यूशन लिखा हुआ है नीचे और कब सॉल्वेंट लिखा हुआ है नीचे। सही है जी बात। बहुत अच्छा हमारे लिए ये रहा है कि हमने जितने भी यूनिट करने हैं जो हमारे पास गिवन हैं इस टॉपिक के अंदर, उन सब में नीचे सॉल्यूशन ही है। सिर्फ एक मोलैलिटी जो है ना, उसमें सॉल्वेंट की अमाउंट बटे के नीचे होती है, बाकी सब में सॉल्यूशन ही होता है। तो हमारे पास तो बड़ा आसान है, परसेंटेज में सब में बटे में क्या है जी? सॉल्यूशन है। देखें जरा, मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि दोनों का मैस हमें गिवन है, सॉल्यूट का भी सॉल्यूशन का भी, और मैस एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, जमा हो सकती है, यानी कि 2 ग्राम जमा 2 ग्राम 4 ग्राम होंगे। इसमें कोई चीज़ जो है ना वॉल्यूम की तरह नहीं है। वॉल्यूम में कई दफ़ा होता है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब एथेनॉल लें, 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी लें, तो मिलके दोनों 200 नहीं बनते। वो क्यों नहीं बनते वो अलग बात है, अगले चैप्टर में किसी में देखेंगे। लेकिन फिलहाल मैस एडिटिव प्रॉपर्टी है जी, मैस एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो अगर आपको सॉल्यूशन का मैस पता है, सॉल्यूट का मैस पता है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, सॉल्वेंट का मैस आ जाएगा। यानी कि परसेंटेज मैस बाय मैस में हमें सॉल्वेंट की अमाउंट पता होती है। टेम्परेचर का इफेक्ट देखें, कोई इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैस जो है वो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होता, और जहां जहां मैस होगा ना जी, दोनों चीजों का, सॉल्यूट का भी सॉल्यूशन का भी, वो पैरामीटर टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होंगे। अगला यूनिट है मैस ओवर वॉल्यूम, यानी कि मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जैसे ही एक टर्म वॉल्यूम की आएगी ना जी, वैसे ही आपको सॉल्वेंट की अमाउंट पता होनी बंद हो जाएगी। आप सॉल्वेंट के ग्राम नहीं निकाल सकते यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता होगा, मैस ऑफ सॉल्यूशन आपको नहीं पता होगा, तो आप सॉल्वेंट के ग्राम्स नहीं निकाल सकेंगे। अब जैसे ही 2 बातें हो गई, फिर 2 बातें हमने यहाँ सीख ली, अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर होने जानी चाहिए बिल्कुल, कि अगर आपको सिर्फ मैसेज गिवन होंगे तो आप सॉल्वेंट की अमाउंट निकाल सकते हैं, और सिर्फ मैसेज गिवन होंगे तो टेम्परेचर का असर नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर आपको एक भी वॉल्यूम मिल गया, चाहे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट चाहे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो फिर आप सॉल्वेंट के ग्राम्स नहीं निकाल सकेंगे। लेकिन जैसे ही वॉल्यूम आएगा वैसे ही टेम्परेचर असर डालना शुरू कर देगा। गौर कर रहे होंगे आप कि जब मैं एक खाने में टिक लगाता हूं तो दूसरे में क्रॉस लग जाता है, टिक क्रॉस टिक क्रॉस टिक क्रॉस टिक क्रॉस, और यहाँ पे टिक लगा तो इधर क्रॉस हो गया। यानी कि अगर मुझे वॉल्यूम दिया गया होगा, मेरे फार्मूले में वॉल्यूम यूज हो रहा है, तो मैं सॉल्वेंट के मैस को नहीं निकाल सकता, लेकिन टेम्परेचर वहां असर डालेगा। और अगर मेरे फार्मूला में कहीं वॉल्यूम नहीं है तो फिर सॉल्वेंट की अमाउंट तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन टेम्परेचर वहां पर असर नहीं डालता। क्लियर है जी? आगे चलते हैं। 2 और फार्मूलाज हैं। वॉल्यूम बाय मैस, जो बटे में ऊपर है ना वो सॉल्यूट है, और जो नीचे है वो सॉल्यूशन है। इसी तरीके से वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, इसमें दोनों ही वॉल्यूम आ जाते हैं। फिर आ जाती है मोलैरिटी, ऑल इंपॉर्टेंट मोलैरिटी। मोलैरिटी किसे कहते हैं? 2 तरह से डिफाइन करते हैं। एक तो फार्मूला हमारे सामने है, मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए, यहाँ पर बेहतर कर लेते हैं जी, मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी होती है मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 ओवर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम है तो हमें सॉल्वेंट का मास नहीं पता होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है तो वॉल्यूम टेम्परेचर से इफेक्ट होगा। नजर आ रहा होगा, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि हमने सोचा था। दूसरा तरीका मोलैरिटी को निकालने का वो क्या है, वो है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। इस बात को इस्तेमाल करते हुए मैं कुछ अल्टरनेट वेज भी लिख रहा हूं मोलैरिटी को एक्सप्लेन करने के। तो मोलैरिटी को निकालने के फॉर्मूलाज हो सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ये तरीका भी है, ये सेकंड मेथड हो गया। फर्स्ट मेथड आपके सामने है। अब कई दफा ऐसे होता है कि हमें जो वॉल्यूम है वो डेसीमीटर क्यूब में नहीं दिया गया होता, सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया होता है। फिर क्या करेंगे, फिर आपने फार्मूला लगा लेना है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो फिर ये फार्मूला लग जाएगा जी, 1000 से मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन कर दें। तो ये तीन फार्मूलाज आपने याद रखने हैं और इन तीन फार्मूला से इंशाल्लाह मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं वो हल हो जाएंगे। इसके बाद आगे चलें तो एक और आ रहा है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो दोनों ही मोल्स हैं तो यहाँ पर कोई यूनिट नहीं आने वाला। ये था जी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी अबाउट द डिफरेंट यूनिट्स यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब हमने इस हवाले से कुछ सवाल लिख लिए हैं, 3 सवाल हमारे बोर्ड पर नजर आ रहे हैं, इनको हल करते हैं और फिर 1-2 सवाल और हैं, उन्हें देखकर आज का टॉपिक हमारा मुकम्मल होगा। क्वेश्चन देखते हैं जी, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन की परसेंटेज निकालनी है आपने विद 5 ग्राम NaCl इन 20 ग्राम ऑफ वाटर। 5 ग्राम NaCl यानी कि सॉल्यूट जो कम मिकदार में है, 20 ग्राम वाटर। वाटर क्या है, क्या वाटर सॉल्यूशन है? नहीं जी, वाटर सॉल्यूशन नहीं है, वाटर सॉल्वेंट है। 5 ग्राम NaCl 20 ग्राम वाटर में कौन सा फार्मूला लगेगा, पहले ये फाइनल करते हैं। तो क्योंकि हमें परसेंटेज पूछी गई है और दोनों चीजों का मैस दिया गया है तो मैस ओवर मैस वाला फार्मूला लगना चाहिए, मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्यूशन। मैस ऑफ सॉल्यूट कितना यहां पर दिया गया है, मैस ऑफ सॉल्यूट है 5 मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉब्लम यह है कि नीचे क्या लिखना है, मैस ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखा जाए। क्या मैस ऑफ सॉल्यूशन 20 लिख दूं मैं? 20 तो नहीं लिखा जा सकता क्योंकि 20 तो सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशन का मैस कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन का मैस निकलेगा मैस ऑफ सॉल्वेंट जमा मैस ऑफ सॉल्यूट। तो ये 25 हो जाएगा। तो नीचे कितना आना है भाई, 25 आना है। ये बड़ी बेसिक गलती है, लोग गलती करते हैं ऐसी। तो हमने नीचे मैस ऑफ सॉल्यूशन लगाना है। मैंने आपकी आसानी के लिए बता दिया कि जितने भी फार्मूलाज हमारे MD-CAT के सिलेबस में शामिल हैं उनमें हमेशा जो डिनोमिनेटर है उसमें सॉल्यूशन है, कहीं पे भी सॉल्वेंट नहीं है। अच्छा जनाब, 5/25 कर लें, 5 1 5, 5 5 25, 120। तो जनाब 20% बन रहा है सॉल्यूशन। जवाब है हमारे पास जी, बीटा ऑप्शन है जी 20%। तो हमने 20% को टिक कर दिया। गलती यहाँ पे एक ही हो सकती है कि आप जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो गलती से सॉल्वेंट वाली लगा दें और आपका जवाब गलत हो जाए, और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। एक और क्वेश्चन देखते हैं जी, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल के कितने मोल हैं? 2। 3 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के 3 मोल हैं। 5 मोल्स ऑफ वाटर, पानी के 5 मोल हैं। द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शंस, मोल फ्रैक्शंस की रेशियो निकालें। मोल फ्रैक्शंस की रेशियो, पहले तो मोल फ्रैक्शन निकालनी पड़ेगी, फिर उसकी रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं जी। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलती है, कोई तरीका हमें याद आ रहा है, हल कर रहे हैं आप साथ साथ।
तो मोल फ्रैक्शन को निकालने का तरीका मैं ढूंढता हूं जी, फिर उस पर बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका मैंने नीचे लिखा हुआ है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मुझे एथेनॉल की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो फॉर्मूला होगा एथेनॉल के मोल्स, जो कि 2 हैं, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन के मोल्स। सॉल्यूशन के मोल कैसे निकलेंगे? 5, 3, 2, 3 कंपोनेंट हैं, तीनों के मोल्स मिला लें, 5 और 3 8 और 2 10 हो जाएंगे, तो 2/10 आ गया। ये किसके हैं जी? एथेनॉल की मोल फ्रैक्शन है। फिर है ग्लूकोज की मोल फ्रैक्शन, C6H12O6। ग्लूकोज के मोल ओवर टोटल मोल तो 10 ही रहेंगे। फिर वाटर की मोल फ्रैक्शन, वाटर के मोल 5, टोटल मोल 10। हल करें जी, 0.2, 0.3, 0.5 ये आ गए। अब हमें क्या पूछता है कि मोल की रेशो निकालें। मोल फ्रैक्शन की रेशो कैसे निकलेगी? आप इन सब की रेशो अगर निकाल लें तो 0.2, 0.3, 0.5 की रेशो बन रही है 2, 3 और 5। सही, रेशो क्या बन गई? 2, 3 और 5। ये डेल्टा ऑप्शन है। बीटा ऑप्शन में जी रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, रिवर्स ऑर्डर में नहीं सही है, तो जो पहले लिखा है उसको पहले लिखें, बाद वाले को बाद में, उसके बाद वाला उसके बाद में। तो 2, 3 और 5 यहां पर सही जवाब आ गया मोल फ्रैक्शन की रेशो। एक और बात यहां पर देखने वाली है जी, मोल फ्रैक्शन के बारे में स्टार लगाकर मेंशन कर लें कि जो मोल फ्रैक्शन होती है ना ऑफ ए कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, किसी भी एक चीज की, इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन ना हमेशा 1 से कम होती है। और एक और बात भी है, मोल फ्रैक्शन, इसे x से जाहिर करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो होती है ना जी, ये हमेशा यूनिटी होती है। 2 बातें हमने सीख ली। अगर एक सॉल्यूशन होगा तो उसमें हर कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन 1 से कम होगी, और अगर एक प्योर सॉल्वेंट है तो उसकी मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होगी, वो 1 से कम नहीं हो सकती। और 1 से ज़्यादा मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता है। 1 से ज़्यादा मोल फ्रैक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमेशा रेशो है और ये हमेशा 1 से कम आती। एक और सवाल देख लेते हैं। 180 ग्राम ग्लूकोज है आपके पास, उन्हें 180 ग्राम वाटर में हल किया गया है। आपने ग्लूकोज की मोल फ्रैक्शन बतानी, तो ग्लूकोज की मोल फ्रैक्शन बतानी है। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगी? फार्मूला क्या है? वो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मुझे गिवन है मैस दोनों चीजों का, तो पहले तो भाई मैं निकालूंगा मोल्स, पहले मैंने मोल्स निकालने हैं, फिर उनको आगे हल करना है मोल फ्रैक्शन में। तो मोल्स निकालते हैं, चलें जनाब, फिर निकालते हैं मोल्स। पहले ग्लूकोज के मोल्स निकाल लेते हैं, फिर वाटर के मोल्स निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ पर सवाल में वैसे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखें कि अक्सर सवाल जो आपको MD-CAT में मिलेंगे हल करने के लिए, उनमें जो कैलकुलेशन होगी ना वो रिलेटिवली ईजियर होगी। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज के मोल निकालने हैं, ग्लूकोज का मैस ओवर ग्लूकोज का मोलर मैस। वाटर के मोल्स निकालने हैं, वाटर का मैस डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मैस। तो आप देख रहे हैं कैलकुलेशन बड़ी आसान होती है यहाँ पर, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है। तो ग्लूकोज के मोल्स कितने आ गए? 1। वाटर के मोल्स कितने आ गए? 10। टोटल मोल्स कितने आ गए? 11। सही जी। तो सॉल्यूट के मोल हैं 1, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन टोटल मोल आ गए 1/11। सही जी। तो 1/11 आपको चार्ली ऑप्शन में मिल रहा है, आपने टिक कर लिया चार्ली ऑप्शन 1/11। ये वाली बात करके अब हम आगे चलते हैं, कुछ यूनिट कन्वर्जेंस देखते हैं और यूनिट कन्वर्जेंस के हवाले से भी कुछ सवाल देखेंगे। आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं जी। हमने कुछ इंटर कन्वर्जेंस की बात करनी है। असल में मोलैरिटी जो है ना, इसमें भी मैस ऑफ सॉल्यूट है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है फार्मूले के अंदर। इसी तरीके से मैस ओवर वॉल्यूम जो परसेंटेज है, उसके अंदर भी मैस ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये दोनों ऐसे यूनिट्स हैं जिन्हें इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है।
कन्वर्ट बाकी यूनिट्स को भी किया जा सकता है, लेकिन जो हमारा स्कोप है विदाउट कैलकुलेटर 40 सेकंड के अंदर अगर हमने जवाब देना है तो फिर यही ऐसे सवाल हैं जो इस पूरे सिनेरियो में हमारे काम आ सकते हैं या एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। तो अगर आपको मोलैरिटी निकालनी पड़ जाए मैस ओवर वॉल्यूम परसेंटेज से, यानी कि मिसाल के तौर पर हमें उसने कहा कि आपके पास 20% मैस बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है किसी चीज का, NaCl का फॉर एग्जांपल, तो इसकी मोलैरिटी निकालें। तो आप क्या करेंगे, आपने मोलैरिटी को निकालने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो ये है, मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज जो दी गई होगी 10%, 20%, 30% कितनी भी, डिवाइडेड बाय मोलर मैस, यानी कि अगर हमें NaCl के बारे में सवाल आया है तो आप 58.5 लगा देंगे, अगर हमें ग्लूकोज के बारे में सवाल आया तो 180 लगा देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10। तो फार्मूला क्लियर है जी, परसेंटेज जो दी गई होगी उसे ऊपर रखना है, 10 से ज़रब देना है, मोलर मैस से डिवाइड करना है, मोलैरिटी आपकी आ जाएगी। इसी फार्मूला को रीअरेंज कर लें, मोलर मैस सामने जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, दूसरा फार्मूला बन गया। अगर आपको मोलैरिटी दी गई हो और मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी हो तो ये फार्मूला लगा लेंगे। एक फार्मूला होता है डाइल्यूशन फार्मूला। डाइल्यूशन फार्मूला का क्या मतलब है, वो कहता है कि जनाब आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशन है यूरिया का और ये 1 लीटर पानी में बना हुआ है। अब आपने टोटल इसमें 1 लीटर पानी और डाल दिया, सही है जी, अब टोटल कितने हो गए, 2 लीटर हो गए। अब बताएं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हम डाइल्यूशन फार्मूला लगाएंगे। इसमें जो हमारी इनिशियल मोलैरिटी है उसे हम M1 कह देंगे, जो इनिशियल वॉल्यूम है उसे V1 कह देंगे। नया वॉल्यूम भी हमें दिया जाएगा कि जब हमने मजीद पानी ऐड किया या कोई और सॉल्यूशन ऐड किया तो नया वॉल्यूम कितना हो गया, और फिर हम जब हमारे पास M1 होगा, V1 होगा, V2 होगा तो हम M2 निकाल लेंगे। इस तरह के सवाल आपने वैसे प्रैक्टिकल में थोड़े बहुत किए भी हैं। प्रैक्टिकल में जो टाइट्रेशन बेस्ड प्रैक्टिकल्स थे वहाँ पर ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। वहाँ पर n भी था लेकिन हमें n की आमतौर पर ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम इसलिए M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 इससे ही काम चलाएंगे। एक और फार्मूला है वो है मोलैरिटी निकालने का, ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है। ये सवाल इस तरह आता है, हम अभी एग्जाम्पल में भी देखेंगे कि वो आपको कहता है कि एक सॉल्यूशन है 1, एक सॉल्यूशन है 2, 1 सॉल्यूशन में मोल्स हैं यूरिया के, 2 सॉल्यूशन में मोल्स हैं यूरिया के, इन दोनों को आपने मिलाया, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी बताएं। तो अगर ऐसा हो जाए कि एक सॉल्यूशन है उसमें मोल्स हैं, दूसरा सॉल्यूशन है उसमें मोल्स हैं और उन दोनों को मिला दिया है, अब वो कहते हैं रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताएं, तो ये फार्मूला लग सकता है। फार्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू टोटल मोल्स जो दिए गए होंगे 1000 से मल्टीप्लाई करना है और टोटल वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। इसे हल भी करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल पहले 2 फार्मूलाज के लिए हमने 2 क्वेश्चन बना लिए हैं बहुत ही आसान से। पहला क्वेश्चन है 18% मैस बाय वॉल्यूम, डेफिनेटली यहाँ पे मैस बाय वॉल्यूम है जी, 18% मैस बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी का फार्मूला हमारे पास है, परसेंटेज उसने हमें दे दी, कितनी है जी 18%, मैंने यहाँ पे 18 लिख दिया, 18%। और मोलर मैस कितना होता है ग्लूकोज का, मुझे पता है 180 होता है, 180 आ गया, 18 ओवर 180 1 ओवर 10, 10 से कट गया, ये 1 मोलर सॉल्यूशन होगा जी। तो 1 मोलर सॉल्यूशन मेरे पास है, आंसर जी डेल्टा ऑप्शन है 1 मोलर, सही जी। एक और सवाल देखें, 2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन है, उसकी मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है। 2 मोलर से क्या पता लगा कि मोलैरिटी हमें दी गई है, तो ये 2 मोलर आ गया, सही जनाब। उसके बाद आगे क्या चाहिए, मोलर मैस, मोलर मैस भी मुझे पता है, मोलर मैस होता है 180, 10 का 0 इससे कटा तो ये 36% आ गया। बहुत ही आसान सवाल। यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर आपको फार्मूला टाइम पे क्लिक हो जाए तो आपका जवाब निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं रह जाता, वो तो बस आप ब्लिंक ऑफ एन आई में जवाब निकाल लेते हैं। आगे चलते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया जी। इस सवाल में बहुत ज़्यादा बारीकी हमें चाहिए होगी, ध्यान दें ज़रा। 0.1 मोलर नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, 0.1 मोलर नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन है, वाज मिक्स्ड विद इक्वल वॉल्यूम। इक्वल वॉल्यूम जना
ये एक अच्छा तरीका है बात को ज़रा मुश्किल बनाने का। इक्वल वॉल्यूम का मतलब है कि अगर इक्वल वॉल्यूम था 0.1 मोलर नाइट्रिक एसिड का और इक्वल वॉल्यूम आपने डाल दिया 0.1 मोलर NaCl का, तो अब जो नया वॉल्यूम है V2 वो कितना है, डबल है। सही थी, V2 कितना हो गया, डबल हो गया। अब ना उसने हमें इनिशियल वॉल्यूम दिया ना उसने हमें फाइनल वॉल्यूम दिया, लेकिन उसने एक लिंक बना दिया। कैसे लिंक बना दिया, उसने कहा जी जो भी इनिशियल वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम आपने और ऐड किया तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, वो डबल हो गया। सही है जी बात। द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयंस इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, नाइट्रेट आयंस हमने बताना है कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन में कितने हैं। फॉर्मूला क्या लग रहा है, फॉर्मूला तो मैंने बता दिया जी, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये लें जनाब लगा लेते हैं, M1V1 M2V2। M1 क्या है, 0.1 मोलर, ये रहा जी, ये फार्मूला आ गया। M1 क्या है, 0.1 मोलर नाइट्रिक एसिड। V1 क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसे V लिख दिया। M2 वो मुझे पता करना है, V2 डबल है, 2V है। सही थी। तो अब आपने देखा कि मुझे V1 और V2 नहीं दिए गए थे, लेकिन ये पता है कि जो भी M1 था V1 था उससे डबल जो है वो V2 हो जाएगा। क्लियर हो गई जी बात। अब इसे हल कर लेते हैं। यहां पर V से कट गया तो ये बन गया 0.1 मोलर इज इक्वल टू 2M2। मुझे क्या चाहिए, M2 चाहिए है। वो कैसे आएगा, M2 यहीं पर रहने देते हैं और 2 को सामने ले जाकर डिवाइड कर देते हैं। यहां से जवाब आता है जी 0.05 मोलर। 0.05 मोलर, बीटा ऑप्शन सही जवाब हो गया। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया जी। आखिरी क्वेश्चन देख रहे हैं आज का। इस सवाल को देखें, 1 मोल KCl इन 500 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मोल, अगर ये 1 मोलर हुआ ना मामला गड़बड़ हो जाएगा। 1 मोलर होगा तो पिछले वाले तरीके से करेंगे। यहां पर है 1 मोल KCl इन 500 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 मोल पोटाशियम नाइट्रेट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब। इधर से पोटाशियम क्लोराइड 500 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मोल डाला था, इधर से पोटाशियम नाइट्रेट 1 मोल डाला था 500 सेंटीमीटर क्यूब में, आर मिक्स्ड, उन्हें आपस में मिला दिया। द मोलैरिटी ऑफ पोटाशियम आयंस इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज, आप देखें यहां पर पोटाशियम क्लोराइड में पोटाशियम आयंस कितने हैं, 1 है। तो अगर KCl का 1 मोल है, आपने अभी स्टोइकियोमेट्री पढ़ी है, 1 KCl से 1 पोटाशियम बनता है। तो अगर 1 मोल KCl होगा 1 मोल पोटाशियम आयन बनेंगे। इधर से KNO3 देख लें, KNO3 का 1 मोल है तो उससे भी पोटाशियम आयन 1 मोल बन रहे हैं। सही हो गई जी बात। फार्मूला आपके सामने है, मोलैरिटी बराबर होती है टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने हो गए, 1 मोल पोटाशियम आयन आए KCl से, 1 मोल पोटाशियम आयन आए KNO3 से, टोटल मोल हो गए 2। मल्टीप्लाई करें 1000 से, डिवाइड कर दें टोटल वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम कितना है, 500 जमा 500 1000 हो गया, तो 1000/1000 करेंगे और टोटल मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो भाई जवाब आ गया 2 मोलर। रिजल्टिंग सॉल्यूशन में 2 मोलर पोटाशियम आयंस हैं। क्लियर है जी। यहाँ पर समझने वाली बात, आखिरी बात ये कर ली हमने कि अगर तो आपको मोल्स दिए गए हैं तो फिर ये वाला फार्मूला लगेगा, अगर मोलैरिटी दी गई है तो डाइल्यूशन फार्मूला से काम हो जाएगा। इससे मिलते जुलते सवाल हम और भी देखेंगे। फिलहाल ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया है जी। टेस्ट आप देखेंगे इंशाल्लाह आएगा इसका, और उसमें जो भी मुश्किलात हैं उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।